मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर नंबर 11 हम पढ़ने जा रहे हैं और कैटलिस्ट पढ़ेंगे और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे और कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। और बस भाई कितना पढ़ोगे इतना काफी है। तो आज का हमारा गोल है ये, देख लो जरा टुडेज गोल। आज का हमारा जो गोल है वो ये गोल है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आरओआर, कैटलिस्ट एंड कोलिजन थ्योरी। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सबसे पहले बेटा कैटलिस्ट, ठीक है। तो मैं आपको कैटलिस्ट पढ़ाऊंगा रे। चले स्टार्ट करें फिर। सभी लोग रेडी हैं? काफी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वेरी नाइस। ज्वाला, सृजन, रोहित, आर्यन, देवजोत, अमित, अंशुल, अंजलि, अनुष्का, वरुण, सत्यम, मिस, सचिन, धीरज, निखिल, भरत, प्रिंस, काजल, अमन, रिया, क्या हो रिया, प्रदीप, कशिश, विनायक, मुस्कान, राज, अनुज। चलो भाई, क्या हम स्टार्ट करें? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बेटा कैटलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम, है ना? ध्यान से देखिएगा बेटा। कैटलिस्ट की कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि बेटा हम लिखेंगे डेफिनेशन। यस यू आर राइट। क्या कैटलिस्ट क्या होता है? द सब्सटेंस क्या होता है? द होता है द सब्सटेंस विच कैन चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। द सब्सटेंस विच कैन चेंज द speed of reaction without itself। definition वाले ध्यान देना, without itself undergo any permanent change in mass and composition at the end of the reaction। जरा डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। आपको अच्छा लगेगा। डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। माइक इन मिडिल। अच्छा ये लो भाई, माइक इन मिडिल हो गया। क्लियर है अब? क्या बोलते हो उत्कर्ष, आगे बढ़ा जाए? ठीक है कमल भाई, कर लिया। क्या हाल बा सर? एकदम सही बा, तुम बतावा कैसन बा? डेफिनेशन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। द सब्सटेंस विच कैन चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगो एनी परमानेंट चेंज इन मास एंड कॉम्पोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? कैटलिस्ट रिएक्शन में टेम्परेरी पार्ट लेता है और रिएक्शन कराने के बाद वापस मिल जाता है जिस बी फॉर्म में था। ठीक है, क्या करता है ये कैटलिस्ट? बेटा कैटलिस्ट रिएक्शन में टेम्परेरी पार्ट लेकर एक्टिवेशन एनर्जी को कम या ज्यादा कर सकता है। लेकिन अभी जो चैप्टर हमारा चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, और इस चैप्टर के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहां कैटलिस्ट का मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है। लेकिन जब हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर क्या पढ़ेंगे? पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो,
होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, पूरा कैटलिस्ट ही पढ़ लेंगे। क्यों? सरफेस केमिस्ट्री में एक पोर्शन है जिसका नाम है कैटालिसिस। तो अभी जो हमारा काम है वो ये है कि जो हम कैटलिस्ट यहां पढ़ेंगे वो पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन में पार्ट लेता है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कौन सी वाली? दोनों, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। अब इस बात को हम समझ लें, डायग्राम से समझते हैं। पहले आप ये नोट करो, डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। चलें आगे बढ़ें, क्या कहते हो? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा कहानी ऐसी है, ध्यान से देखिएगा, डायग्राम समझिएगा, आज ही समझना है पूरा का पूरा। ध्यान से देखो, मैं एक रिएक्शन के लिए, मैं एक रिएक्शन के लिए ग्राफ आपको समझा रहा हूं और उस रिएक्शन में हम बात करेंगे कैटलिस्ट के बारे में। जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, मान लो R से P एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और इस रिएक्शन का मैं एक्सोथर्मिक से आपको समझा देता हूं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ इस प्रकार है। एलिमेंट्री रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। तो ये मैं क्या लिख रहा हूं? वन स्टेप फॉर वन स्टेप या एलिमेंट्री एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर वन स्टेप एक्सोथर्मिक से समझा रहा हूं, आप एंडोथर्मिक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वन स्टेप वाले सही हम समझाएंगे, ध्यान से देखना। अब अगर मैंने आपसे बोला कि कैटलिस्ट क्या करता है, ठीक, तो एक काम करता हूं, इस ग्राफ को दोबारा बना रहा हूं, है ना। कैटलिस्ट क्या करता है, ठीक, ध्यान से देखना। कैटलिस्ट का काम बेटा यह है कि वो रिएक्शन में टेम्परेरी पार्ट लेता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है और वापस प्रोडक्ट बना लेता है। थोड़ा अच्छे से बनाएंगे ऐसा। तो कैटलिस्ट ने क्या करा? एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी। पहले एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी? पहले तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, अब क्या हो गई? ये हो गई, ठीक। तो कौन सी कम हुई एक्टिवेशन एनर्जी? बेटा ये पीक छोटा हो गया। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन की इतनी थी जो पहले, अब वो इतनी बची, और बैकवर्ड की भी पहले इतनी थी, अब वो इतनी बची। इसका मतलब कैटलिस्ट क्या करता है? दोनों ही एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक। क्या डेल्टा एच में कोई चेंज आता है? डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन नहीं। क्यों? हीट ऑफ रिएक्शन पहले भी ये थी, देखो हीट ऑफ रिएक्शन पहले भी ये थी, अब भी यही है, इससे कोई चेंज नहीं हुआ, है ना। तो ध्यान रखना, कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को, सॉरी रिएक्शन की हीट को अफेक्ट नहीं करता। हीट को, कैटलिस्ट रिएक्शन की बेटा हीट को अफेक्ट नहीं करता। क्या चेंज करता है? सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? बोलो क्लियर? क्लियर एकदम? तो कैटलिस्ट बेटा ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में पार्ट लेगा, एक नई ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा लोअर एनर्जी की, एक नई ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा लोअर एनर्जी की। जैसे अगर मैं आपको एक कैटलिस्ट का एग्जांपल समझाऊं, ध्यान से देखना, यही समझा रहा हूं। मेरे पास KClO3 है, इसकी तुमने हीटिंग कराई तो बना KCl प्लस O2। बैलेंस कर रहा हूं, यहां दो और यहां 3। ये कराई विदाउट कैटलिस्ट, और ये रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट होती है हाई टेम्परेचर पर। और तुमने यही रिएक्शन कराई और अब ये रिएक्शन हो रही है तुम्हारी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और यहां कैटलिस्ट बेटा MnO2 लेते हैं, तो अब ये रिएक्शन होने लगती है बेटा लो टेम्परेचर पर। तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा है। पहले हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन थी तो उसको लो टेम्परेचर पर कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी कम कर रहा है। और ये ध्यान रखना, कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में ही यूज होता है। ऐसा नहीं है कि MnO2 हर जगह पॉजिटिव कैटलिस्ट ही होगा।
हो सकता है किसी रिएक्शन में नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि नेगेटिव भी, मतलब आप बता नहीं सकते कि किसी फर्दर कोई और रिएक्शन में MnO2 कैसे काम कर रहा है। इसी रिएक्शन में ऐसा होता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक नेचर ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, इस रिएक्शन में यही यूज करना है MnO2, इसको कहीं और यूज नहीं करेंगे। अगर कहीं और यूज करेंगे तो हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, हमें नहीं पता। लेकिन जो ये रिएक्शन कराई जाती है ये MnO2 के साथ कराई जाती है। ये सारा एक्सपेरिमेंटल तरीके से पता लगा लिया कि कौन सा कैटलिस्ट किस रिएक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए? कैटलिस्ट स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। क्लियर? वेरी नाइस। एक बच्चे ने कहा थ्रेशोल्ड भी कम होगी। आ जाओ जरा वापस, इसको नोट कर लो पहले। सभी लोग फटाफट से इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी फटाफट से बोल देना, जल्दी से नोट कर लो। पहले इसको नोट कर लो, फिर डायग्राम पे चलते हैं। कैटलिस्ट याद करना है, अभी जो लिखा है वो याद करना है, बाकी सरफेस में बताऊंगा और कौन कौन से याद करने हैं ना, सरफेस केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ बाल कटवा लूं, लेकिन यार लॉकडाउन है, कुछ खुला ही नहीं है। लॉकडाउन खुलते ही सोच रहा हूँ सारे बाल कटवा लूं। क्लियर है एकदम? नोटेड? वेरी नाइस। चलें आगे बढ़े, हो गया? चलो बहुत बढ़िया। यहां पर हम थे, ध्यान से देखना, यहां पर हम थे। तो ये हमने जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया, इधर क्या थी तुम्हारी एनर्जी और इधर क्या था टाइम फॉर रिएक्शन। अब आपने आरएनएस इक्वेशन का तो नाम सुना होगा ना, तो हम एक रिलेशन बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखना जरा, मैं यही बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं देखो, के कैट इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए कैट डिवाइडेड बाई आर टी। ये बना सकता हूं मैं भाई, के इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अगर कैटलाइज का के लिखोगे तो ऐसा आएगा। इक्वेशन नंबर 1, के अनकैट, ये आएगा ए ई टू दी पावर माइनस ई ए अनकैट डिवाइडेड बाई आर टी। इक्वेशन नंबर 2, क्या ये बात सही है? के कैट था उसके लिए ई ए कैट, के अनकैट तो ई ए अनकैट। ए में कोई चेंज क्यों नहीं आया? क्योंकि पर्टिकुलर एक ही रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं, तो उसका ए कांस्टेंट होता है एक ही रिएक्शन का। ठीक है, क्लियर? चलो वेरी नाइस। अब मैं इनको डिवाइड कर रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आएगा? के कैट अपॉन के अनकैट इज इक्वल टू ए कट गया, ये बचा ई की पावर माइनस ई ए कैट अपॉन आर टी अपॉन ई टू दी पावर माइनस ई ए अनकैट अपॉन आर टी। क्या ये बात सही है? कुछ नहीं किया, बस डिवाइड किया है। कैट मतलब कैटलाइज और अनकैट मतलब अनकैटलाइज। वेरी नाइस, अच्छा सवाल पूछा है। लिख लो यहां पर, ये वाली और ये वाली में क्या अंतर है? ध्यान से देखना। ये वाली जो है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है वो अनकैटलाइज्ड है, और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है वो कैटलाइज्ड है। बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारी क्या थी? पहले एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारी ये थी। ठीक है, पहले एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली जो थी, ये थी आपकी ई ए। ध्यान से देखना, ई ए अनकैट। ठीक है, हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ही मान के चलते हैं, एक ही बार हो रही है रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड ही हो रही है, बैकवर्ड का नहीं मान के चल रहे जब फॉर्मूला लिख रहे हैं तो, है ना। अब ये तो हो गई क्या? ई ए अनकैट, और ये वाला पार्ट क्या हो गया? ई ए कैट। यहां से लेकर यहां तक ये। ठीक है, क्लियर एकदम? ये हो गया ई ए कैट, ये वाला। क्लियर एकदम? चलो बता दो फटाफट से। ये वाला ई ए अनकैट, ये ई ए कैट। क्लियर? और कुछ नहीं लिखा होता तो हम फॉरवर्ड रिएक्शन का ही मान के चलते हैं ई ए। वाई नॉट किटकैट, बहुत बढ़िया सक्षम, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया।
यहां क्या कर रहे हो तुम? किटकैट खाओ, ब्रेक तो बनता है। ऑनलाइन बाल कटवा लो, क्या बात कर रहे हो? ऑनलाइन कैसे कटेंगे? क्लियर है एकदम? पेन थोड़ा थिन करो। वेरी नाइस, मुझे भी थोड़ा लग रहा था थिक है। अच्छी बात है, अच्छा याद दिलाया। चलो भाई, क्लियर? अब ध्यान से देखना जरा, इस वाले को मैंने डिवाइड करके लिखा था। अब देखना जरा, के कैट अपॉन के अनकैट, ठीक है, के कैट अपॉन के अनकैट इज इक्वल टू, मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं तो ई टू दी पावर माइनस ई ए कैट अपॉन आर टी इंटू ई टू दी पावर, ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, ई ए अनकैट अपॉन आर टी, ऐसा दिखेगा। चेक कर लो। और मैं क्या कर रहा हूं, बेस सेम है, पावर ऐड कर दें। तो पहले आप ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले आप ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ईटीएच के बारे में पूछ रहे हैं तन्मय जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का यहां कोई काम नहीं, इस इक्वेशन में आता है क्या? नहीं आता ना। लेकिन अगर हाँ आप मुझसे पूछ रहे हो थ्रेशोल्ड एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, तो वो भी कम हो जाएगी, पीक छोटा हो जाएगा ना, है ना। एलिमेंट्री के लिए ही पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स के नहीं पढ़ रहे हैं ये। क्लियर? नोट कर लिया ये? चलो वेरी नाइस। अब देखना जरा, मैं इसको अगले पेज पे सॉल्व कर रहा हूं। क्या था, के कैट अपॉन के अनकैट इज इक्वल टू ई की पावर, यहां नीचे अनकैट लिखा है ना, तो ये ऊपर प्लस में अनकैट आ गया था ना, तो ई ए अनकैट माइनस ई ए कैट डिवाइडेड बाय आर टी, ये आपका फाइनल फॉर्मूला भी बन गया, डिवाइडेड बाय आरती। ठीक है, ये आपको याद भी करना है, डेरिवेशन से मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखेंगे, काम हो जाएगा आपका। न्यूमेरिकल मिलेगा, कर लोगे आप आराम से। देखो क्या किया मैंने, यहां जो था ना ये, इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में, क्योंकि ये माइनस है, और बेस से पावर ऐड हो जाएंगी, ये आएगा आपका फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, एक बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा है कि सर थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है। बहुत बढ़िया, लास्ट टाइम पे मैंने बताया था, एक बार फिर से बोल देता हूं कि अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी की मैं बात करूं तो ग्राउंड लेवल से पीक तक की क्या एनर्जी है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और दूसरे शब्दों में ऐसा बोलें कि थ्रेशोल्ड एनर्जी बेटा वो एनर्जी है कि भाई रिएक्शन होनी चाहिए, रिएक्शन होने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, टोटल एनर्जी रिएक्शन होने के लिए जो चाहिए, जिसमें रिएक्टेंट की ऐड करो और फॉरवर्ड की ई ऐड करो। लास्ट टाइम पे अच्छे समझाया भी था मैंने, है ना। चलें आगे बढ़े। क्लियर? क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको याद करना है, रिमेंबर इट बाय हार्ट। ठीक है, इसको एकदम दिल से याद करना है आपको। टेढ़ा बन गया, सही है। चलें आगे बढ़े। अच्छा, यहां पे वो भी निकलते हैं ऐसे। चलो अब इस पर एक न्यूमेरिकल हो जाए, नोट कर लिया होगा सबने। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे थ्योरेटिकल, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे इसका, है ना। चलो भाई कर देना जरा फटाफट से। बोलो क्या आंसर लग रहा है आपको, आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, फटाफट से बता दो। बहुत बढ़िया,
क्या कहना है? A homogeneous catalytic reaction takes place through the three alternative plot ABC shown in the given figure. Which one of the following indicate the relative ease with which the reaction can take place? मतलब कितनी आसानी से, ease मतलब आसानी से है ना, कितनी आसानी से रिएक्शन हो, ये किस बात पर डिपेंड करेगा बेटा? ये डिपेंड करेगा उस वाली बात पर। किस वाली? उस वाली बात पर, अभी थोड़ी देर पहले जो समझाई थी, एक्टिवेशन एनर्जी। यस, एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करेगा। अगर ए वाली तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी कुछ है सॉरी स्क्वायर, देखो अगर तुम्हारी ये कुछ एनर्जी है यहां से लेकर यहां तक, तो ये क्या हो रही है? कम हो रही है ना। ए के लिए ये हो गई, बी के लिए एनर्जी कितनी बोल दूं मैं? इतनी बोल दूं, ये पीक तक, यहां लिख देता हूं। और सी के लिए क्या हो गई? इतनी हो गई, देखो ये। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसमें सबसे कम लग रही है? ए के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है, बी वाली है, सी वाली। जिसमें एनर्जी कम लग रही है वो आसानी से हो जाएगी। सी बी इज द राइट आंसर। बदलापुर लगा लो आंसर, सबका सही है एकदम, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द इंक्रीज ऑफ द रिएक्शन रेट बाय कैटलिस्ट? बताओ, बोलो आगरा बदलापुर चेन्नई ढोलकपुर, जल्दी से। सबका ही सही था पिछला वाला, बहुत बढ़िया। अगला बोलो। एक बच्चा पूछ रहा है क्यों? अबे भाई, जितनी कम एनर्जी होगी पहाड़ जल्दी चढ़ जाओगे ना। पीक छोटा है भाई, जल्दी पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है तुम्हें पीक तक, उसके बाद तो रिएक्शन हो ही जाती है। अगला बताएं, क्या कह रहे हैं? अच्छा, यहां कैटलिस्ट बोल रहे हैं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रहे, आपके केमिकल काइनेटिक्स में पॉजिटिव मान के चलना है ना। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द इंक्रीज ऑफ द रिएक्शन रेट? ठीक है, चलो कैटलिस्ट से कैसे बढ़ती है? कैटलिस्ट डिक्रीजेस द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सो दैट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस। गलत बात, इसको अफेक्ट नहीं करता ये भाई, डिक्रीज को थोड़ी बोलता है। कैटलिस्ट पता क्या करता है? बैकवर्ड रिएक्शन की भी ये कम करता है, फॉरवर्ड की भी कम करता है, ध्यान रखना है ना, ठीक है। लेकिन उसका रीजन ये नहीं है। कैटलिस्ट प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनर्जी टू रिएक्टिव मॉलिक्यूल सो दैट दे रिड्यूस इफेक्टिव कोलिजन। गलत बात है, एक्स्ट्रा एनर्जी थोड़ी देता है। ये एकदम सही है, कैटलिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। लास्ट, कैटलिस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टिव मॉलिक्यूल। गलत बात है, कैटलिस्ट एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं करता। ये अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम वाला है ना, ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनाता है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। सबका ही सही होगा ये, वेरी गुड। एक सवाल आपके लिए लाए थे, कहां है ये? क्या नहीं, ये तो कोलिजन थ्योरी से रिलेटेड है। सवाल आपका कहां है? एक क्वेश्चन आपके लिए लाए थे हम ये, चलो सॉल्व करो जरा फटाफट से, जल्दी सॉल्व कर दो इसको। चलो भाई, आपको आंसर ई की पावर में ही देना है ना, ई की पावर में आंसर दिया हुआ है, बोलो। ओ भाई, एक बच्चा पूछ रहा है टाइम कम क्यों होता है कैटलिस्ट से? बेटा पीक छोटा हो गया ना, पहले आपको बड़ा पहाड़ चढ़ना था, अब छोटा चढ़ना है तो टाइम तो कम लगेगा ना। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जल्दी ही ट्रांजिशन स्टेट बनाने लगेंगे अब, तो जितना जल्दी ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे तो फास्ट हो जाएगी ना रिएक्शन। चलो बेटा बताओ, ई टू दी पावर में न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ आएगी वो बताना आपको है ना। ई की पावर में आंसर दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन तो नहीं है, खैर जहां से सवाल लिया गया उसमें ई की पावर में आंसर दिया, वही बताना है आपको।
बोलो जल्दी फटाफट से। मालिक एक बच्चा लिख रहा है ETH ग्रेटर देन EA क्यों। अब इस सवाल का जवाब देना है, तुम मुंह उठा के आ गए हो यहां पर, है ना, तुम पक्का मुंह उठा के आए हो। तुमने पिछला लेक्चर देखा ही नहीं है जिसमें मैंने आपको ये बताया था ऐसा होता है, ग्राउंड लेवल से पीक तक की एनर्जी ETH होती है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी EF होती है, इसकी EAB होती है, तो ऑब्वियसली ETH तो बड़ा ही होगा ना हमेशा, पागल इंसान। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ जल्दी फटाफट से सॉल्व करो, बोलो क्या लग रहा है आंसर। तुम लोग के आंसर अलग अलग कैसे आ जाते हैं भाई साहब, मतलब एकदम अलग अलग आते हैं, कुछ भी आता है आंसर। e⁻4 40 1/3r 1/25 क्या ही लिख रहे हो भाई। देखो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कैटलाइज एंड अनकैटलाइज रेट कांस्टेंट। कब? 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कितना है? 300 केल्विन टेम्परेचर, तो केल्विन में लेके चलते हैं ना। इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज रिएक्शन इज 100 kJ, अनकैटलाइज इज 200 kJ, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, K कैट, फॉर्मूला लगाना है ना, K अनकैट क्या आ जाएगा ये देखो, e⁻ EA अनकैट, क्योंकि ये नीचे है तो यहां अनकैट पहले शुरू होगा, है ना। EA अनकैट माइनस EA कैट, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, डिवाइडेड बाय, ठीक है ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाय RT, डिवाइडेड बाय RT, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये रेशियो निकालना e⁻, EA अनकैट कितना है 200 kJ, इसको कन्वर्ट कर लेना जूल में, और ये 100 kJ कैटलाइज वाला, इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, तो ऐसा आ जाएगा 200 × 10⁻³ माइनस 100 × 10⁻³। तो मैं एक काम करता हूं, 200 - 100 कर देता हूं और 10⁻³ यहां लिख देता हूं, सही है। डिवाइडेड बाय R किस में लेना है बताओ जरा, R किस में लेना है जल्दी बोलो, जूल में है, यहां पर R लेना है 25/3, 8.314 होता है ना, उसको न्यूमेरिकली 25/3 लिख सकते हो सॉल्व करने के लिए, इनटू टेम्परेचर कितना है 300। फटाफट से सॉल्व कर लो, कर लोगे ना, ध्यान से देखना जरा, क्या करूं, 3 से ये उड़ा दिया 100 बार, 100 से ये उड़ा दिया 10 बार, ठीक। 200 - 100 कितना होता है 100, वेरी नाइस, और 100 × 10 1000, तो e⁻1000 डिवाइडेड बाई 25, 1000/25, और 25 से कट जाएगा 4 और 0 40, तो e⁻40 इज द राइट आंसर। चेक कर लेना जरा एक बार, कितने लोगों का आ गया था, कितने लोगों का आ गया था e⁻40, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आया था। जिसका नहीं आया एक बार देख लो क्या गलती करी, मुझे लगता है यहां गलती कर दी होगी आप लोगों ने, R में गलती करते हैं लोग, कई लोग तो सीधा डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर पुट कर देते जल्दीबाजी में, पता नहीं किस बात की जल्दी, कहां जाना है उन्हें। वेरी गुड, जिसका आंसर आया वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही धुआंधार, एकदम मस्त। चलो भाई कहानी आपकी ये हो गई, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, पिछला वाला नोट करना है किसी को, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, फटाफट से लिख लो जल्दी से, 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, ईमानदारी से जिसका आया है आंसर बहुत बढ़िया, कई तो फर्जी लिख रहे हैं, मेरा भी आ गया, मेरा भी आ गया। फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़े। क्लियर, डन, नोटेड। चलो आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पर चलते हैं। देखो क्या क्या फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। आप मुझे बताओ, आप ही बता दोगे आंसर, सॉलिड, लिक्विड और गैस में किसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, जिसमें मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन आसानी से हो जाएगा,
और मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन आसानी से किसमें हो जाएगा बेटा? गैस में। एक कंटेनर है, उसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, दो अलग अलग सॉलिड रखे हुए मान लो, तो वो उतना आसानी से रिएक्ट नहीं करेंगे। दो अलग अलग गैस है तो वो आसानी से घूमते रहेंगे ना, गैस घूमती है, रैंडम मोशन होता है गैस का, ठीक है। बहुत बढ़िया, एकदम सही, आप ही लोगों ने आंसर बता दिया। तो बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैस में गैस के मॉलिक्यूल घूमते रहेंगे, टकराएंगे एक दूसरे से, दूसरे रिएक्टेंट से टकरा जाएंगे और रिएक्शन हो जाएगी, आसान है। तो जितना जल्दी कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है गैस की सबसे ज्यादा। सेकंड पॉइंट ध्यान से देखेंगे, कैटलिस्ट। बताओ, अगर कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है ना। वेरी नाइस, सभी लोगों का सही है, गैस एकदम। कैटलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। देखना ध्यान से, अगर मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करूं और नेगेटिव की, तो पॉजिटिव में क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, सही है। पॉजिटिव कैटलिस्ट ये करता है। नेगेटिव क्या करता होगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाता होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता होगा, सही है। तो ये हो गया आपके नेचर ऑफ रिएक्टेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ये हो गया कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट आरओआर बढ़ाता है, क्यों? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ना। और नेगेटिव क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। बहुत आसान से फैक्टर है। तीसरा देखो, थर्ड वाला, तीसरा फैक्टर ले लेते हैं अपन, क्या ले लें, टेम्परेचर ले लेते हैं। बताओ जरा टेम्परेचर से क्या होता है। अगर मैं टेम्परेचर फैक्टर लूं तो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल भागने लगेंगे, और भागेंगे तो टक्कर जल्दी होगी, टक्कर जल्दी होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ऐसे लिख रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाया, एवरेज काइनेटिक बढ़ी, कोलिजन्स बढ़े, ठीक है। कोलिजन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी ना, ठीक। कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। क्लियर? एकदम सही है, एकदम सही लिख रहे हो। टेम्परेचर बढ़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। एक बच्चा पूछ रहा सर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या? ये पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि ये प्लस माइनस कर दिया इनको। कहां तक सोच लेते भाई, ये नेगेटिव कैटलिस्ट है। कई सोच रहे होंगे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पागल है, ठीक है। तो नेचर ऑफ रिएक्ट एक बार फिर सुन लो जिसको समझ में नहीं आया। जिसमें मॉलिक्यूलर कोलिजन ज्यादा होंगे उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। कैटलिस्ट दो टाइप के, पॉजिटिव नेगेटिव अगर माना जाए तो ईए कम कर देता है, पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, नेगेटिव ईए बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन कम कर देता है, सिंपल है। टेम्परेचर पर अगर चलें तो टी बढ़ेगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, रेट बढ़ जाएगी, ठीक। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 3 नंबर वाला पॉइंट। नोट कर लो जल्दी फटाफट से और मुझे बताओ, नोट कर लो फटाफट से और बताओ जल्दी से। डन है? डन है मामला? बहुत बढ़िया। अब बेटा तुम जो है निकल लो यहां से। एक कह रहा सर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत बढ़िया, निकल लो अब यहां से बेटा। तुम ही वो हो जिसके बारे में मैंने बोला था लास्ट टर्न पे। आगे बढ़े, वेरी गुड। 3 नंबर हो गया, 4 नंबर पे चलते हैं। 4th नंबर का फैक्टर ध्यान से देखना। चौथे नंबर का फैक्टर ध्यान से देखेंगे। फोर्थ नंबर का है प्रेशर, ठीक है। 5th नंबर का है कॉन्सेंट्रेशन। ये दोनों आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। और 6th नंबर का है सरफेस एरिया, ठीक है। ये 6 फैक्टर हैं, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, ठीक है, तो P बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। क्यों? रेट को तुम प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में डिफाइन करते हो ना। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी।
भाई नंबर ऑफ, सीधी सी बात है, अगर मान लो तुमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी तो बढ़ जाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। हम यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन को कोलिजन से कंपेयर करा रहे हैं, कोलिजन हो रहे हैं तो रिएक्शन हो रही है ना, तो जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा कोलिजन, उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। प्रेशर अगर ज्यादा, सीधी सी बात, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा होगा, है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, सिंपल सा है। सरफेस एरिया की बात करूं तो सरफेस एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। कैसे कंपेयर करा सकते हैं इसको, ध्यान से सुनना, कैसे सोच सकते हैं। आपने बचपन में एक रिएक्शन पढ़ी थी मैग्नीशियम प्लस HCl वाली, Mg प्लस HCl क्या करेगा, MgCl2 प्लस H2 बनाएगा। Mg का अगर बड़ा टुकड़ा लिया तुमने, उस पर तुम एसिड डाल रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कम रहती है, तुमने उस बड़े टुकड़े को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती थी, है ना। क्लियर। एक कह रहा है सर शायरी सुना दो आज पढ़ लो पहले, लास्ट में सुना देंगे, एंड में याद दिला देना, पहले पढ़ाई वाला काम कर लो। प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, ठीक, अगर ये बढ़ते हैं तो। सरफेस एरिया में जितना ज्यादा तुम छोटे छोटे पीसेस लेते हो उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनने के चांसेस ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, तो ये फैक्टर थे आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, देख लो एक बार, इसको नोट कर लिया था ना तुमने, इसको नोट कर लो, ठीक है। और अब रेट के बारे में और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, ये सारे फैक्टर्स को आप समझ सकते हो कोलिजन थ्योरी से, है ना। तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर कोलिजन थ्योरी स्टार्ट करेंगे, लिख लो फटाफट से, ठीक है। वेरी नाइस। एक कह रहा सर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर ऐसा क्यों? पागल ही है भाई, सबसे बेसिक पढ़ाया था यार, के कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, भाई ये बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ेगा, क्या यार। चलें, नोटेड। 6th नंबर वाला पॉइंट एक बार फिर समझ लो। अगर मेरे पास बड़ा पीस है, ठीक है, और मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए, अगर मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए अलग 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 अलग, तो HCl का इंटरेक्शन उनसे किससे, मैग्नीशियम के टुकड़े होंगे, या मान लो पाउडर फॉर्म में कर दिया, तो इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। अब उस इंटरेक्शन को तुम सरफेस केमिस्ट्री में अच्छे से समझ सकते हो, सरफेस पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल में आएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़े, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं बेटा, कोलिजन थ्योरी पर चलते हैं। कोलिजन थ्योरी से रिलेटेड पहले कुछ पॉइंट डिस्कस करने होंगे, फिर थ्योरी स्टार्ट करेंगे। क्या? कोलिजन थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो कोलिजन थ्योरी में यह होता है कि molecules are considered as hard sphere। तो मॉलिक्यूल्स को क्या माना? हार्ड स्फेयर माना, पहली बात, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? हार्ड स्फेयर होंगे। तो ये हो गया अपना मॉलिक्यूल, ये मान लो, है ना, इस टाइप से मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अलग कलर से लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं ध्यान से लिखना, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये पॉइंट, ये लाइन आप कम से कम 3 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। ओ भाई, एक बच्चे ने पूछा है सरफेस एरिया पीसेस अगर कर दिए तो सरफेस एरिया तो कम होना चाहिए। रोहन जी पूछ रहे हैं ये। बेटा अगर तुमने पीसेस या पाउडर फॉर्म में कर दिए तो तुम बिछा सकते हो ना उसको। मान लो सॉलिड है, ये क्या है, क्या मान लो, ये सॉलिड मान लो इसको, ठीक है, ये सॉलिड दिख रही है आपको चेयर, ये सॉलिड है, इसको तुम पीस मान लो, ठीक। अब अगर मैं इसको पूरा तोड़ दूं, बारीक बारीक इसके पीसेस कर दूं, तो फैला सकते हो ना उसको पूरे रूम में, सरफेस एरिया बढ़ गया ना, पाउडर फॉर्म में बढ़ जाता है।
या स्मॉल पीसेस करते हो तो बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर? चलो भाई, कलीजन थ्योरी का पहला पॉइंट क्या कह रहा है? मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड एज हार्ड स्फीयर, मतलब अपन स्फीयर मान के, हॉलो स्फीयर नहीं मानते, हार्ड स्फीयर मानते हैं। ठीक है, एक हार्ड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। इसको 2-3 बार पढ़ो, पढ़ लिया? ठीक है, तो अगर यहां मैं पढ़ाई पर ध्यान दूं, देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, इसका मतलब क्या है? तो बहुत ध्यान से समझना, कोलिजन्स वर्सेस इफेक्टिव कोलिजन जमीन आसमान का अंतर है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। अब ये इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होते हैं, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, मान लो आप कहीं जा रहे हो रोड पर। ठीक है, आपने देखा 2 गाड़ियों की टक्कर हो रही है। ठीक है, आपने देखा 2 गाड़ियों की टक्कर हो रही है। अब जब गाड़ियों की टक्कर हो रही है तो आपको पता चला कि गाड़ी के एयरबैग खुल गए, गाड़ी के एयरबैग खुल गए। तो क्या एयरबैग हमेशा खुलते हैं? नहीं। आपने ऐसा भी सुना है कि टक्कर हुई लेकिन एयरबैग नहीं खुले, ऐसा भी होता है। ठीक है, समझना बात को ध्यान से। तो जब टक्कर होती है और एयरबैग खुले, उसके लिए वो टक्कर इफेक्टिव होनी चाहिए। एक एक पॉइंट ध्यान सुनना, टक्कर क्या होनी चाहिए? इफेक्टिव होनी चाहिए। अब इफेक्टिव टक्कर किस बात पर डिपेंड करती है? एक पर्टिकुलर स्पीड में या काइनेटिक एनर्जी के साथ टक्कर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हल्के से छू लिए तो थोड़ी एयरबैग खुलते हैं। भाई 2 गाड़ियां आपस में छुल जाती है तो थोड़ी एयरबैग खुलते हैं। समझ रहे हो? पापा की परियां करती ना, गाड़ी ऐसे छुला देती हैं हल्के से, तो आपका एयरबैग नहीं खुलेगा। वहां के लगड़बग्गे भी छुला देते हैं, है ना, हो जाता है कई बार। कभी आप रोड पे गए हो, आपने भी तो देखा गाड़ी छुल गया, सॉरी अंकल, सॉरी आंटी, बोलते हो कि नहीं? तो उसमें आपका एयरबैग थोड़ी खुला। जब स्पीड से टक्कर होगी तभी एयरबैग खुलेंगे। तो ये इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है कि स्पीड से टक्कर होनी चाहिए, मतलब एक प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना, क्या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही एयरबैग खुलने के लिए जिम्मेदार है? नहीं। कई बार ऐसे भी होता है कि टकरा भी जाते हैं, बहुत अच्छी स्पीड से टकराते, फिर भी एयरबैग नहीं खुलते। प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। ध्यान सुनना ये वर्ड, प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब है कि टक्कर अच्छी होनी चाहिए और एक पर्टिकुलर एंगल पे, आमने सामने से ही होनी चाहिए बिल्कुल। आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारी कंपनियां हैं गाड़ियों की, वो अपना टेस्ट का वीडियो डाल रखा उन्होंने, आप देखना, मजा आएगा आपको। जब कभी भी मार्केट में गाड़ी वो लाते हैं तो उससे पहले टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उन टेस्ट वगैरह में उन्होंने बताया कि प्रॉपर एनर्जी के साथ टकराना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं कि बहुत तेज दोनों गाड़ियां आ रही हैं और बस ऐसे छुल के निकल गई, ऐसे छू के निकल गई। तो आ तो रही थी वो काइनेटिक एनर्जी से अच्छी खासी, लेकिन छू के निकल गई, मतलब हल्की सी टक्कर हुई, हल्के से कट मार दिया, हल्की टक्कर हुई, साइड मिरर में टक्कर मार के चला गया, तो उससे थोड़ी एयरबैग खुलेंगे। खुलेंगे कब? जब प्रॉपर ओरिएंटेशन से टक्कर होगी। बात समझ में आई जो समझाना चाह रहा हूं? तो ये जो इफेक्टिव कोलिजन होता है ना, इफेक्टिव कोलिजन, इसमें क्या होता है? कोलिजन तो सारे ही होते हैं, अगर आपने छुला के भी निकल तो भी कोलिजन मानेंगे उसको। ऐसी मॉलिक्यूल के अंदर होता है कि मॉलिक्यूल छू के निकल गए एक दूसरे को। मान लो कंटेनर है, उसमें बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को छू के निकल गए, तो थोड़ी प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट कब बनेगा? जब इफेक्टिव कोलिजन हो। बात समझ में आई? तो हम कोलिजन थ्योरी को अब एक्सप्लेन करेंगे। ये चीज समझे आप? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं? कोलिजन तो बहुत सारे होते हैं भाई, टक्कर तो बहुत सारी होती है। ऐसा कोलिजन जिससे एयरबैग खुले, वो किस बात पर डिपेंड करता है? 2 फैक्टर पर। पहला फैक्टर, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के साथ टकराना चाहिए। दूसरा फैक्टर, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी एयरबैग खुलेंगे। आप देखना वीडियो, आपको बहुत मजा आएगा। जो मैंने वीडियो बताया ना कंपनीज के डले हुए हैं, कार टेस्ट वगैरह, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो है,
2-3 वीडियो देखना, उसमें देखें, बताएंगे वो कि एयरबैग कब खुलना है कब नहीं खुलना है। कई कंपनी ऐसे भी होती हैं कि उसमें डिफॉल्ट भी मतलब हो जाता है काम। चलें आगे बढ़े, बात समझ गए ना क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा एयरबैग क्या है? 2021 में जी रहे हो तुमने एयरबैग का नाम नहीं सुना। अब मैं आपको कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या कोलिजन थ्योरी को अगर हम 1, 2 और 3 पॉइंट लिखेंगे यहां, उनसे एक्सप्लेन कर देंगे पूरी। देखो तो बेटा कोलिजन थ्योरी क्या होती है, ध्यान से देखो। कोलिजन थ्योरी में 3 चीजें हैं। क्या है? पहला फैक्टर है मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड। पहली बात तो मॉलिक्यूल का कोलिजन जरूरी है ना, जब टकराएंगे नहीं तो क्यों एयरबैग खुलेंगे? अपने मन से थोड़ी खुल जाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स का क्या होना चाहिए? पहली बात तो कोलिजन होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड। और अब कोलिजन होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव। और इफेक्टिव कोलिजन 2 चीजों पर डिपेंड करता है, विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, with sufficient kinetic energy and with proper orientation, with proper orientation। ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ टकराना चाहिए, ऐसा नहीं कि टच करके निकल गए, आमने सामने टक्कर होनी चाहिए जबरदस्त वाली, तब खुलेंगे। तो ये है आपकी कोलिजन थ्योरी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स का टकराना जरूरी है। टकराने के बाद कैसे टकराएं? अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी के साथ टकराना चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन से टकराना चाहिए। क्लियर है? क्लियर? क्लियर है? तो कोलिजन थ्योरी में पहली बात तो टक्कर होनी चाहिए, उसके बाद ये बातें आती हैं। टक्कर ही नहीं हो रही है तो फिर काहे का कोलिजन? काहे की कोलिजन थ्योरी है ना। स्फीयर में ओरिएंटेशन का मतलब यह है कि 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, मान लो ऐसा है। ठीक है, अगर हम ऐसे समझाएं, ओरिएंटेशन में समझाएं ऐसे कि मान लो एक मॉलिक्यूल ये है, एक ये है। ठीक है, इन दोनों की आमने सामने से टक्कर हो रही है, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं। ठीक है, आमने सामने से टक्कर हो रही है तो उसको प्रॉपर ओरिएंटेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये आमने सामने टक्कर हो रही है और ये इधर जा रहा है और ये इधर भाग रहा है, लेकिन टच करके निकल रहा है, तो ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। आमने सामने टकरा रहा है तो प्रॉपर होगा। ठीक है, और वो डिपेंड करता है रिएक्शंस में या मॉलिक्यूल्स में कि सामने से ही प्रॉपर होगा या साइड से प्रॉपर। ऐसा जरूरी थोड़ी है सामने से ही प्रॉपर हो। मैंने तो एक एग्जांपल लिया है, मान लो पीछे से प्रॉपर हो जाए, बैक साइड से अटैक हो जाए, अभी आएगा आगे, है ना, उसकी टेंशन आप मत दो, वो मैं समझा दूंगा आपको ओरिएंटेशन के बारे में। अभी तो आप ये बताओ कि ये 3 चीजें क्लियर है। अभी तो आप ये बताओ ये 3 चीजें क्लियर है। मॉलिक्यूल कोलाइड होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के साथ होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन। पहले ये बताओ ये 3 चीजें क्लियर है। ठीक है, फिर बाकी आगे बताऊंगा प्रॉपर इम्प्रॉपर कैसे चेक करते हैं। चलें आगे बढ़े। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये है आपका कोलिजन थ्योरी। अब देखना जरा कोलिजन थ्योरी से रेट कैसे डिटरमाइन होती है। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता क्या है? फ्रैक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। जैसे मान लो ऐसा हो, भाई आपने सुना होगा, जैसे मान लो ऐसा होता है, मान लो आपके शहर में 50 गाड़ियां टकराई, ठीक है, 50 जगह मान लो एक्सीडेंट हुए, तो एक ही जगह ऐसा हुआ कि एयरबैग खुले, बाकी जगह नहीं खुले। तो टोटल नंबर ऑफ गाड़ियां जो टकरा रही हैं, टोटल कोलिजन बोलो, है ना, टोटल कोलिजन 50 जगह एक्सीडेंट हुए, मतलब टोटल कोलिजन कितने हो गए आपके 50, उनमें से सिर्फ मान लो 5 जगह एयरबैग खुले, 50 कोलिजन हुए और 5 जगह एयरबैग खुले, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5/50। बात समझ में आई? एग्जाम्पल ले रहा हूं ऐसे, है ना, 50 कोलिजन हुए और 5 में ही एयरबैग खुले, मतलब 5 कोलिजन ही रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, तो ये फ्रैक्शन हो गया ना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन फ्रैक्शन, 5/50। तो यही तो रेट के लिए जिम्मेदार है रिएक्शन की, है ना, यही तो रिएक्शन के लिए, रेट के लिए जिम्मेदार है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, यही रिएक्शन की रेट के लिए जिम्मेदार है। अब ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकलता कैसे है? क्लास 11th में गैसियस स्टेट वाला एक चैप्टर है, वहां पर एक कर्व था, बोल्ट्जमैन कर्व, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, याद करो। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ये फ्रैक्शन निकलता है, और कैसे निकलता है उसके बारे में सिलेबस में तो नहीं है अपने, क्योंकि इक्वेशन डायरेक्ट यूज करी, डेरिवेशन तो नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखवा दूंगा आपको। पहले कर्व समझ लो, कैसा कर्व था, आपने किसी ने देखा हो तो अच्छी बात, नहीं देखा हो तो मैं दिखा देता हूं। ऐसा कर्व था अपना क्लास 11th में, ध्यान से देखना जरा। यहां थी एनर्जी, ठीक है, तो इधर मैं काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूं, और इधर था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और कर्व कुछ ऐसा था, इस तरीके से ऐसा कर्व था, ठीक है। अब ध्यान समझना, अभी तक हमने जो कर्व बनाए वो इक्वेशन से बनाए, अब यहां पर इक्वेशन के बारे में नहीं, सीधे कर्व की ही स्टडी करते हैं, ध्यान से देखना। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ आया वो ऐसा आया, ऐसा ही आता है ग्राफ, है ना। अब यहां होता क्या है, ध्यान से देखो, जब तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी बोल दो आप, है ना, क्या हो, इतनी हो जाए ये, ठीक है, और ये किसके बराबर, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं ईए। तो कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, भाई देखो काइनेटिक एनर्जी की लाइन ये है ना, मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई गाड़ी चल रही है तो एयरबैग नहीं खोलेंगे, 20 पे चल रही तो नहीं खोलेंगे, 30 पे चल रही तो नहीं खोलेंगे, 40 पे, 50 पे, 60 पे, 70 पे, 80 पे, लेकिन 100 पे पहुंच गए तो यहां से एयरबैग खुलना चालू होगा जब टक्कर हुई। इसका मतलब क्या है, मिनिमम ईए तो होना ही चाहिए ना, मिनिमम एनर्जी तो होनी चाहिए टक्कर के लिए, है ना, तो मिनिमम एनर्जी ही होती है ये ईए, है ना। तो मिनिमम क्या है, मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी, ईए आपको रिक्वायर्ड है, इज रिक्वायर्ड, तो मिनिमम ईए चाहिए आपको रिएक्शन करवाने के लिए, एयरबैग खोलने के लिए, है ना, तो इतनी एनर्जी होनी चाहिए। और इस मिनिमम ईए को एनसीईआरटी में थ्रेशोल्ड बोलते हैं, मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब उस वाले थ्रेशोल्ड से कंपेयर मत करा लेना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के, इधर जो थ्रेशोल्ड थी वो क्या थी, ये थी, इसको ईटीएच बोलते हैं, और ये क्या थी, एक्टिवेशन एनर्जी। यहां मिनिमम ईए हम इसको बोल रहे हैं कि भाई कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, यानी इतनी एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए जो क्या कराए, रिएक्शन करा दे। तो मिनिमम एनर्जी को ही हम यहां बोल रहे हैं कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कम से कम इतनी एनर्जी तो आपको चाहिए, तो कम से कम इतनी एनर्जी तो आपको चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या, ईए। अब ध्यान से देखना, आप कम से कम इतनी एनर्जी आपको चाहिए, बहुत ध्यान से समझना। अब मैं यहां एक लाइन खींच रहा हूं, इसके बाद इस ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा, इसके बाद इस ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो फ्रैक्शन ही रेट के लिए जिम्मेदार होगा, बहुत ध्यान से देखना।
इसके बाद जो फ्रैक्शन होगा ये वाला, यही रेट को डिटरमाइन करेगा। तो यही क्या है, ये वाला जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, ये वाला जो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इतना, तो ये फ्रैक्शन ही रेट के लिए जिम्मेदार है। इसके पहले मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी के पहले या मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के पहले प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बहुत ध्यान से समझना, छोटी छोटी सी चीजें हैं इसमें। मतलब सीधी सी बात है, एयरबैग खुलने के लिए प्रॉपर स्पीड से कोलिजन होना चाहिए, प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी से कोलिजन होना चाहिए। थ्योरी समझ लो, फिर इसके क्वेश्चन बता दूंगा किस टाइप के होते हैं। ग्राफ एकदम याद करना है, रटना है इसको, ये समझ लो। तो कम से कम मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, उतनी तो रिक्वायरमेंट है ही। और ये जो एरिया अंडर द कर्व है, यही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो क्या करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। यही क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, जितना ज्यादा फ्रैक्शन, ये वाला जितना ज्यादा फ्रैक्शन, ऐसा लिख दूं मैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू EA। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी से तो ज्यादा चाहिए ही है ना तुम्हें। जैसे याद करो, ग्राफ अपन ने जब बनाया था, एनर्जी प्रोफाइल ऐसा था भाई, ये क्या है, EA है, तो रिएक्शन कराने के इतना तो तुम्हें मिनिमम चाहिए ना एनर्जी, इतनी एनर्जी तो तुम्हें चाहिए। ज्यादा मिल जाए अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन कम पे तो हो ही जाएगी ना रिएक्शन, EA तक तो होनी चाहिए ना। जैसे मान लो किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 100 है, आपने 120 दे दी, अच्छी बात है, लेकिन 100 से कम नहीं चलेगी, 90 दोगे तो नहीं काम होगा, है ना। तो यहां अगर मैं इस लाइन को और अच्छे से लिखूं तो क्या आएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू EA, ये होना चाहिए। सही बात है। तो रेट क्या है, इस बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू EA, तो वही फ्रैक्शन रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जिम्मेदार होगा, वही तो रेट कराएगा, बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। तो बहुत ध्यान से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो, पूरी कहानी समझा रहा हूं। ठीक है, कोलिजन थ्योरी से अगर हम समझें तो मॉलिक्यूल का कोलिजन जरूरी है। ठीक है, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के साथ जरूरी है और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ जरूरी है। अब यही चीज समझाओगे कैसे, कि कौन से मॉलिक्यूल यानी कि कौन सा फ्रैक्शन या कितने मॉलिक्यूल, तो वो बोलोगे ऐसे, फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स कितने हो रहे हैं टोटल कोलिजन में से। हर एक कोलिजन रिएक्शन कराने के लिए जिम्मेदार नहीं है, मतलब हर एक कोलिजन से एयरबैग आपके खुल जाएं, ये 100% सही नहीं है। इफेक्टिव कोलिजन से खुलेंगे, ये 100% श्योर है। ठीक, अब ये फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मैक्सवेल के कर्व से निकालते हैं। ये कर्व होता है, ये फ्रैक्शन है वो वाला, कौन सा, जिनकी है, देखो इस लाइन पर एनर्जी है ना, तो इधर एनर्जी ज्यादा है EA से, है ना, तो EA हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, तो यही फ्रैक्शन कोलिजन कराने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, मतलब रेट के लिए जिम्मेदार है। यहां पर समझ गए बात को। चलो भाई, अब मैं यहां पर इस फ्रैक्शन के बारे में बता रहा हूं, ये फ्रैक्शन क्या होता है। एक इक्वेशन होती है मैक्सवेल की, उसको जब सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना, एक इक्वेशन होती है, उसको जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है, e⁻⁻⁸ ये वैल्यू आती है, इसको जब सॉल्व करते हैं। तो यही वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, अगले पेज पे ले जा रहा हूं मैं आपको, पहले नोट कर लो, जरा नोट कर लो बेटा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार में नहीं, 2 बार में समझ में आती हैं। ठीक है, मतलब अभी आप इसको पढ़ लो, फिर आराम से इसको एक बार और देख लेना। बोला था ना आपसे 1 से 2 घंटे पढ़ना है केमिस्ट्री, जो क्लास में पढ़ा उसको रिवाइज करना है, वो इसलिए बोला था। कई चीजें सीधे दिमाग में घुसती हैं, कई बार ऐसा होता है। हमने भी जब पहली बार कोलिजन थ्योरी पढ़ी थी, जब हम पढ़ते, हमने कहा क्या ही हो रहा है, ये क्या ग्राफ है, क्या फ्रैक्शन है। एक बार अच्छे से देख लो, मैंने कनेक्ट करके समझाया है। रेट किस बात पे डिपेंड करता है, इस पर, और ये फ्रैक्शन कैसे निकलता है, ऐसे निकालेंगे, किससे, कर्व से। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करके याद रखो। क्लियर, नोट कर लो, एक बार फिर से पढ़ लेना इसको आराम से। आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब ध्यान से आप देखना। नोट कर लिया ना सबने,
नोटेड, नोटेड। चलो अब देखना, अब मैं यहां पर रेट को लिख रहा हूं। क्या? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू दी पावर माइनस ए बाय आर टी। ठीक है, यही वो फ्रैक्शन है जिसकी एनर्जी ई है या उससे ज्यादा है। अब मैं यहां से प्रोपोर्शनैलिटी हटा रहा हूं, तो यहां लिख रहा हूं जेड ए बी ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी। और ये जेड ए बी क्या है? ये है एक रिएक्शन, मान लो ए प्लस बी, और इससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। तो इन दोनों का कोलिजन हो, उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, तो इसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है इसका? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखें तो लिखेंगे नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स, या इफेक्टिव कोलिजन्स लिखो, बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि उसी से ही तो रेट डिटरमाइन है। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम। मतलब मान लो एक कंटेनर है, तो उसका अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम ले लूं, ठीक है, मतलब यूनिट वॉल्यूम मैंने ले लिया, उसमें कितने कोलिजन हो रहे हैं पर सेकंड, ये होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये कहानी है। तो ये था आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी से संबंधित बात। क्लियर है? अब यहां पर एक फैक्टर और इंट्रोड्यूस करते हैं, ध्यान से देखना जरा, अभी मजा आएगा। ठीक है, यहां पर एक फैक्टर और इंट्रोड्यूस करते हैं, ध्यान सुनना। यहां एक फैक्टर और इंट्रोड्यूस करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा प्रॉपर ओरिएंटेशन में ही गाड़ियां टकराएं, दो गाड़ी टकरा रही। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन से ही टकराएं? क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? मान लो 100 एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उसमें 100 में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 या 10 या 15 ही इफेक्टिव कोलिजन हो? तो एक फैक्टर यहां पर और इंट्रोड्यूस होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर P is introduced to account probability of effective collisions with proper orientation, ऐसा लिख दूंगा ना। वैसे आपने यहां बोल ही दिया इफेक्टिव, तो ऑलरेडी वो अंडरस्टूड है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन से ही होंगे, है ना। तो इफेक्टिव कोलिजन जो हो रहे हैं वो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन से होते हैं ना। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन से टकराने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उस पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब यहां पर एक फैक्टर और आएगा और फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन बनेगी P जेड ए बी और e टू दी पावर माइनस ए बाई आर टी। इस तरीके से लिखते हैं। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। एज सच न्यूमेरिकल नहीं होते, एक आध ही न्यूमेरिकल मिलेगा, बाकी थ्योरेटिकल मिलेगा सारा, जो थ्योरी मैंने समझाई। आप अल्टीमेटली क्वेश्चन बना लोगे इसका, कोलिजन थ्योरी का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो फिर से सुन लो जरा, ये जो P होता है ये प्रोबेबिलिटी होता है। किस बात की प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हो भैया? उस बात की कर रहे हो कि इफेक्टिव कोलिजन कितने हो रहे हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इफेक्टिव कोलिजन हो। 100% कभी नहीं होगा,
आपकी जिंदगी में ही नहीं होता 100%। क्या ऐसा होता है कि गाड़ियां रोड पे चलती हैं और एक्सीडेंट ही होता रहता है? नहीं होता ना, गाड़ियां टकराती रहती हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको वो प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि आपके शहर में अगर 100 बार गाड़ियां टकरा रही हैं तो उनमें से कितनी बार एयरबैग खुल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी। बेटा ऐसा कुछ न्यूमेरिकल थोड़ी है इन सब का, एक आधी न्यूमेरिकल है, वो बता दूंगा कैसा। पहले थ्योरी समझो क्या है, ठीक है। अब मैं आपको पूरी की पूरी थ्योरी समझाता हूं, सारा अभी तक जो हुआ आपके साथ, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको पूरी थ्योरी समझाता हूं क्या कहानी है। ठीक है, क्लियर है एकदम। फिर उसके बाद अपन न्यूमेरिकल करेंगे इसका, नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूं आपको। नोटेड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो कहानी यहां से थी कि बेटा मॉलिक्यूल को तुम्हें स्फीयर मानना है, पहला पॉइंट। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे, ठीक। यहां से शुरू किया था हमने नंबर इफेक्टिव कोलिजन से। कोलिजन वर्सेस इफेक्टिव कोलिजन समझा दिया था मैंने क्या होता है। कोलिजन तो सारे ही होते हैं, उनमें से कितने ऐसे कोलिजन हैं जो प्रॉपर ओरिएंटेशन और काइनेटिक एनर्जी के साथ टक्कर कर रहे हैं, ठीक है। एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के साथ टकराना चाहिए। तो हमने कोलिजन थ्योरी को ऐसे डिफाइन किया, मॉलिक्यूल का टकराना जरूरी है, एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के साथ जरूरी है और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ जरूरी है। अब रेट किस बात पे डिपेंड करती है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। कौन से वाले फ्रैक्शन? जिनकी एनर्जी ईए है या उससे ज्यादा है। अगर ईए से कम एनर्जी रही तब तो रिएक्शन होनी नहीं है, तो कोई बात, कोलिजन थ्योरी कोई मतलब ही नहीं है। कोलिजन थ्योरी ही इसी के लिए डिफाइन है कि मिनिमम एनर्जी तो दो, एक्टिवेशन एनर्जी तो दो, तभी तो पीक तक पहुंचोगे। तुम पहाड़ के पीक तक ही नहीं पहुंच पा रहे हो तो फिर उधर कैसे निकलोगे, है ना, दूसरी साइड कैसे जाओगे? तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी या तो ईए मिले या इससे ज्यादा दे दो तो भी काम बन जाएगा, है ना। अब फ्रैक्शन कैसे डिफाइन होता है? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। कोई कंटेनर है, उसमें भयंकर मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं लेकिन सिर्फ कुछ ही टक्करों से प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो वाला हमें इफेक्टिव कोलिजन लेना है। मैक्सवेल का एक कर्व होता था, उससे समझा रहा हूं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ये है और ये इस तरफ क्या है? एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बोल दो आपको, ठीक है। इधर एनर्जी का ये है। आपने क्या करा? एनर्जी बढ़ाई, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, सही बात है, ठीक है। फ्रैक्शन बढ़ेगा मॉलिक्यूल का, एनर्जी बढ़ाई, फ्रैक्शन बढ़ा, लेकिन धीमे धीमे क्या होता है? फिर फ्रैक्शन डिक्रीज होने लगता है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये मैक्सवेल का कर्व है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आने के बाद यहां जो फ्रैक्शन आएगा यही डिटरमाइन करता है क्या? रेट को। और ये फ्रैक्शन सॉल्व किया जाता है, जब निकाला जाता है इसकी इक्वेशन से, तो वो ये आता है, ठीक है। और मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी को यहां थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला था उन्होंने कि कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, ठीक। आगे देखो जरा, अब रेट को मैंने क्या लिख दिया था? ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू ईए, ठीक है। अब ये हटाया, यहां जेड ए बी आया। जेड को क्या बोलते? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ए बी क्या बोलते? ए और बी की टक्कर से, ए और बी की टक्कर से जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं, इसलिए ए बी लिखा, ना सिर्फ ए लिखा ना सिर्फ ए बी लिखा, है ना, ए बी लिख दिया। तो जेड ए बी क्या होता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, इसको इफेक्टिव कोलिजन को जेड ए बी मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब यहां पर एक चीज और इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी कि बेटा जो इफेक्टिव हो रहे हैं, जो इफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं, वो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो उसको पी बोल दिया। तो पी एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये अब साइंटिस्ट लोगों ने निकाला होगा, जो भी होता है, ठीक है, जितनी प्रोबेबिलिटी फैक्टर होगा। क्लियर है? तो ये थी आपकी पूरी थ्योरी। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। एक बच्चे ने पूछा अभी कि सर प्रॉपर और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? ध्यान से देखना जरा। अब मैं आपको ओरिएंटेशन समझा रहा हूं, फिर न्यूमेरिकल पे चलेंगे। ओरिएंटेशन से यहां मतलब है, दो टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है CH3Br, हो रही है ये रिएक्शन किसके साथ? OH माइनस के साथ, ठीक। ये मैं SN2 रिएक्शन बता रहा हूं, आगे आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, अभी बस हेडिंग डाल लो। OH माइनस फ्रंट से अटैक नहीं करता। फ्रंट से अटैक इसलिए नहीं करता क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं, इसके पास भी लोन पेयर, एल पे एल पी रिपल्सन, तो ये होगी नो रिएक्शन।
मतलब इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है ओरिएंटेशन, ये क्या है? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। ठीक, ध्यान से देखना। और अगर मैं यही रिएक्शन, OH बोलेगा अच्छा सामने से मना कर रहे हो तो हम पीछे से आएंगे, आ जाओ बेटा। OH बोलेगा आ जाओ बेटा, तो OH माइनस क्या करेगा? यहां अटैक करके इसको निकाल देगा। तो ये क्या बनाएगा? यहां रिएक्शन होगी, ठीक है, यहां रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? HOCH3 और क्या निकल जाएगा? Br माइनस। और इसको बोलते हैं हम प्रॉपर ओरिएंटेशन। मतलब जो रिएजेंट अप्रोच कर रहा है किस पर? रिएक्टेंट पर, वो किस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है इस बात पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये रिपल्सन करेगा, नहीं आने देगा, ये बोलेगा हम पीछे से आएंगे, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन से टक्कर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? रिएक्शन नहीं हो रही है, इम्प्रॉपर है, और ये रिएक्शन हो रही प्रॉपर है। समझ गए बात को? तो ये होता है इम्प्रॉपर वर्सेस प्रॉपर। तो ऐसी टक्कर से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। OH जब बैक साइड से टक्कर करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े बेटा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसको समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। तो आप क्या करना, आज ये जब खत्म हो जाए, खाना वाना खाना, आराम से बैठना, फिर एक बार और पढ़ना इसे। वीडियो लेक्चर का फायदा उठाओ, रिकॉर्डेड भी मिलते हैं तुम लोगों को, मैंने सुना है। हाँ, ठीक है, चलें आगे बढ़ें। करें, क्वेश्चन कर लोगे तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा क्या हो सकता है आपके साथ जीवन में, है ना? नोट कर लो इसको जल्दी से, फटाफट से नोट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्या बात है। चलो आगे बढ़े। तो ये ओरिएंटेशन मैंने समझा दिया, प्रॉपर इम्प्रॉपर। बता दो जरा फटाफट से। देखो अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, उसको कर लो, और फिर मैं एक न्यूमेरिकल होता है इसमें, वो करवा देंगे। आ जाओ जल्दी, फटाफट से पढ़ो। क्वेश्चन करोगे तो मजा आएगा। बोलो आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। क्या कह रहे हैं इसमें? केमिकल रिएक्शन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर द रिएक्शन रेट इज गिवन बाय। बोलो जल्दी फटाफट से। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। कितना बढ़िया तो तुम लोग आंसर कर रहे हो। देखो कितना सही आंसर कर रहे हो बेटा। थ्योरी जितनी समझाई ना उतनी भी तुम्हारे दिमाग में चली गई तो काम हो जाएगा। कितना आसान है। देखो क्या कह रहे हैं इसमें? टोटल नंबर ऑफ कोलिजन अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग क्या लिखा? टोटल नंबर ऑफ कोलिजन अकरिंग इन यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड ना। ये टोटल जो है वो गलत लिखा है। इफेक्टिव लिखा होता तो हम मान लेते बात को। सभी कोलिजन से प्रोडक्ट थोड़ी बनता है, इफेक्टिव से बनता है ना। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच पॉजेसेस एनर्जी लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहां की एक्टिवेशन एनर्जी को थ्रेशोल्ड बोला गया वहां पर, है ना। मैक्सवेल ने वहां 11th में बोल दिया था ना गैसीय स्टेट में। 12वीं में थ्रेशोल्ड को अलग बोल दिया उन्होंने। फिर ध्यान रखना इस बात का। मिनिमम ईए को वहां पर थ्रेशोल्ड बोला था कोलिजन थ्योरी में। वो कोलिजन थ्योरी मैक्सवेल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच पॉजेसेस एनर्जी लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या ये बात सही है ना? ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्या गलती थी इसमें? इन्होंने टोटल लिखा, ये गलती थी। और इसमें इन्होंने लेस देन लिखा, ये गलती थी। मोर देन होना चाहिए था, ठीक है। यहां पर ये अंडरलाइन कर देता हूं आपकी गलतियां। तेरा खत है जानिया। चलो आगे अगला सी। टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन विच हैव इनफ एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत बढ़िया, इसी से ही तो रेट डिटरमाइन होती है। चेन्नई इज द राइट आंसर। सबका आंसर आया क्या? फटाफट से चेक कर लो। वेरी नाइस, क्या बात है, एकदम सही तो दे रहा हूं आंसर। पता नहीं क्या कह रहे थे तुम लोग। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगला सवाल आपके सामने ये। कोलिजन थ्योरी सेटिस्फैक्टरी फॉर, बताओ।
क्या लगता है आंसर? फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन या एनी अदर ऑर्डर? अगले क्वेश्चन का आंसर आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, फटाफट से बताएं। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, बोलो। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर। कुछ लोग कह रहे हैं चेन्नई, कुछ कह रहे हैं ढोलकपुर। अच्छा, इधर आओ। चेन्नई इज द राइट आंसर। अबे भाई, दो लोगों में टक्कर होनी चाहिए ना भाई, दो गाड़ियां, दो लोग, दो रिएक्टेंट, यही तो सब चल रहा है। तो दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन में जो कोलिजन होगा उसी को ही हम डिटरमाइन कर रहे थे। अच्छा, आप लोग ढोलकपुर ढोलकपुर बोले जा रहे हैं। एनी ऑर्डर रिएक्शन ना, ध्यान रखना, बाई मॉलिकुलर के लिए होती है कोलिजन थ्योरी। जेड ए बी, ऐसा थोड़ी लिखा था जेड ए बी से सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, दो लोगों की टक्कर में जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है उसी को ही तो एनालिसिस करते हो। चेन्नई इज द राइट आंसर, बाई मॉलिकुलर कोलिजन। भावनाओं में बह गए आप सभी, ढोलकपुर की भावनाओं में बह गए। चेन्नई इज द राइट आंसर। अब मेरी बात सुनो, अगर तुम एनी ऑर्डर रिएक्शन लेते तो उस एनी ऑर्डर वाली रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मान लो कुछ भी है, सपोज 3 है, तो कोलिजन के लिए हम तो ये कह रहे हैं ना कि मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, मॉलिक्यूल का कोलिजन हो रहा है। किनका? दो अलग अलग, ए और बी का। तो बाई मॉलिक्यूलर के लिए बहुत सही है ये थ्योरी, है ना? क्लियर है एकदम? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए भाई। क्या बोलते हो भाई, आगे बढ़ा जाए? कहां गया? न्यूमेरिकल कर लो इसका, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देखो कैसा है, न्यूमेरिकल देखो कैसा है इसका, पढ़ो जरा। एक न्यूमेरिकल भी है ऐसा, बता सकते हो आप आराम से, और बाकी तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, आराम से कर सकते। बोलो। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 200 काल नहीं है यहाँ, किलो कैलोरी है, काल लिख रहे हैं। कालोपी, ये क्या, कौन सा कलर आ गया भाई आज जीवन में? ब्लैक। यहां किलो कैलोरी है, निकालो जल्दी फटाफट से आंसर। अब ये एनसीईआरटी का सवाल है, किलो कैलोरी पर मोल, ई टू दी पावर में आंसर बता देना आप, है ना? जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सॉल्व करो, ई टू दी पावर में आंसर बता देना क्या आएगा। पढ़ लो जरा क्वेश्चन, मैं भी सॉल्व करते जा रहा हूं, आप भी करते जाओ। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज दिस, ई दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू ई ए, क्योंकि यही वाले तो इफेक्टिव कोलिजन वाला फ्रैक्शन होता है ना। तो ये क्या होता था, ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यही फ्रैक्शन होता था मैक्सवेल कर्व से जो निकाला था। ठीक, तो ये सॉल्व कर लो, ई टू दी पावर माइनस ई ए कितना है 200 इंटू किलो कैलोरी को कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय आर की जगह 2 लेना पड़ेगा, यहां गलती मत कर देना, क्यों? एनर्जी कैलोरी में है तो कैलोरी में आर रखोगे, इंटू 1000। बस आ गया आंसर, देखो कितना आसान है। इससे ये कट गया, 2 से ये कट गया 100, ई टू दी पावर माइनस 100। ठीक है, और बाकी इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनते हैं। क्लियर है एकदम? ठीक है, समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। ठीक है, एक सवाल और आ जाओ, इसका भी आंसर निकाल के बता दो। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी प्लस सी कैरिड आउट एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ दिस, ये जो लिखा है ना, ये परसेंटेज
ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन एक्टिवेटेड स्टेट, ठीक है, देन या सॉरी द ईए ऑफ द रिएक्शन इज, बताओ क्या लग रहा है, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो फटाफट से आंसर बता दो। जल्दी बताएं आंसर, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, अपन साइड हो गए थोड़ा सा। क्या लगता है आपको आंसर, आगरा बदलापुर चेन्नई ढोलकपुर, इतनी जल्दी थोड़ी आएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा। बोलो जल्दी से, क्या लग रहा है? 3.8 इंटू 10 की और -16 का क्या मतलब है, बोलो। ये जो लिखा है ना, इसका मतलब है द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन द एक्टिवेटेड स्टेट का क्या मतलब है, इतना फ्रैक्शन है, मतलब e टू दी पावर -EA/RT जो है वो है आपका 3.8 इंटू 10 की पावर -16 और परसेंटेज लिखा है तो 1/100 यानी कि 10 की पावर -2। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? परसेंटेज लिखा है तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, क्या ये बात सही है? परसेंट से वापस आ रहे हैं ना, अब तो आंसर निकाल लोगे, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, क्या करें, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 10 की पावर -18 और e टू दी पावर -EA/RT, अपन क्या करें, ln ले लेते हैं, ठीक है, तो ln e टू दी पावर -EA/RT इज इक्वल टू ln 3.8 इंटू 10 की पावर -18, ठीक है। क्वेश्चन में उनको ln 3.8 देना चाहिए था, चलो आप लोग जब तक निकाल लो, या एक काम करते हैं ln को log में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, रुक जाओ, -EA/RT ऐसा लिख दूं मैं, ठीक है, a की पावर भी BLN है, इज इक्वल टू यहां पर मैं ln को, यहां ln को log में कन्वर्ट कर रहा हूं, 2.3 log 3.8 इंटू 10 की पावर -18, ठीक है। मुझे log 3.8 की वैल्यू निकाल के बता दो जरा एक बार, कोई कैलकुलेटर यूज करके, मैं आगे बढ़ रहा हूं, है ना, नोट करो इसको, मैंने यहां ln ले लिया और फिर बाद में log में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है? क्लियर, चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, -EA/RT इज इक्वल टू 2.3 log 3.8 इंटू 10 का -18, यहां log इंटू b का फॉर्मूला लगा देता हूं, यही कर देता हूं, देखो तो यह आएगा -EA/RT इज इक्वल टू 2.3, ठीक, यहां मैं log a इंटू b का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो log a प्लस log b, ध्यान से देखना जरा, log b ये आ जाएगा, और 2.3 को यहां नीचे ले आओ, -EA/2.3RT इज इक्वल टू log 3.8 मुझे बताना कितना आ रहा था, और log a की पावर भी -18, log 3.8 बता दो जरा कितना था, 0.57 आ रहा है क्या, पक्का? log 3.8, log 3 होता है 0.47 और log 4 0.57, सही कह रहे हो, आसपास ही आएगा, 0.57, ठीक है, -18, अब इसको सॉल्व कर लो, -EA/2.3, R की वैल्यू पुट कर दें, कितना आएगा R की वैल्यू, जूल में चलना ना मामला, 25/3, और टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री मतलब 300, ये
क्लियर एकदम? सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं यार। एक कह रहा सर ये क्या कर रहे हो, ये जो लिखा है ना ये, इसके बारे में कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड स्टेट, तो वही तो है फ्रैक्शन, उसी से ही तो रेट डिटरमाइन होती है। सॉल्व करो जरा फटाफट से। अरे बहुत आसान है, सॉल्व कर लो जरा, आंसर क्या आ रहा है। सो आ रहा है आंसर, सी आ रहा है आंसर, 100। चेक कर लो, इसको काट दो यहां से, 3 से कट जाएगा, 100 आ जाएगा, ये तो सब कर ही लेते हो, 2500 हो जाएगा, इसको माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर मुझे बता दो। मैं यहां लिख देता हूं बाकी लोगों के लिए। ये फाइनल कितना आया, ये फाइनल कितना आया? एक कह रहा -18 कैसे, लॉग ए की पावर बी लगाया मैंने, पागल। बी लॉग ए होता है फॉर्मूला। चलो आप लोग जनता की भारी डिमांड पर 100 कह रहे हैं, किलो जूल पर मोल है ना, तो 100 इज द राइट आंसर। मैं यहां टिक कर देता हूं, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है? 100 इज द राइट आंसर, बहुत सही। चलो ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी। क्या करा, फॉर्मूला लगाया ई टू दी पावर वाला, बस उसी को सॉल्व किया, मैथ्स लगाई फिर उसके बाद। क्लियर है एकदम? क्लियर, समझ गए बात को? चलो ठीक है, बाकी तो मैंने क्वेश्चन आपको कराई दिए थे ये। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है, पहले आप इसको नोट कर लो, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सुनाएंगे तुम्हें शायरी है। पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लो। कई बच्चों ने मुझसे पूछा है, कई बच्चों ने पूछा, बहुत सिली मिस्टेक करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? ये मैंने पुट करके बता दिया, पूरा सॉल्व करके एक बार देख लेना आप, दोबारा जब लेक्चर देखोगे। ये लेक्चर एक बार फिर देखना है आपको, ध्यान रखना है ना, कई चीजें धीमे धीमे समझ में आती हैं, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक सवाल डिस्कस करने के लिए मैं लाया था यहाँ पर, क्या, बाकी तो कैटलिस्ट वाला मैंने करा दिया। हाँ, ये पुराना सवाल है, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी से रिलेटेड, लेकिन समझ लो यहां क्या कह रहे हैं। फॉर द रिएक्शन H2 + Br2 2HBr द एक्सपेरिमेंटल डेटा सजेस्टेड दैट, रेट ये दे रखी है, तो यहां से मुझे ओवरऑल ऑर्डर n बता सकते हो क्या आएगी, इसकी पावर 1 और इसकी पावर हाफ, क्या आ जाएगी 3/2। अब तुम्हें इस रिएक्शन में, इस क्वेश्चन में मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर पूछा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 3/2 आया तो 3/2 का मतलब क्या है? 3/2 का मतलब है फ्रैक्शनल है ये, और फ्रैक्शनल ऑर्डर कब आएगी? फ्रैक्शनल ऑर्डर कब आएगी? जब रिएक्शन क्या हो, कॉम्प्लेक्स, ठीक है? अगर फ्रैक्शनल ऑर्डर आएगी तो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। क्यों? एलिमेंट्री के लिए जो मॉलिक्युलरिटी होता है वही ऑर्डर होता है, तो वो फ्रैक्शन थोड़ी हो सकता है। इसका मतलब रेट लॉ दिया है तो मुझे पता है कि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, और रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो आंसर चेन नहीं आएगा। क्यों? मॉलिक्युलरिटी नॉट डिफाइंड, कॉम्प्लेक्स के लिए थोड़ी डिफाइन होती है। बात समझ में आई? कई लोग इसका आंसर ए करते, देखो अभी भी कर रहे हो आप लोग ए आंसर, इसलिए मैं बोल रहा था ये गलती हो जाती है। रिएक्शन देख के मॉलिक्युलरिटी बता देते हो, रेट लॉ देख के ऑर्डर बता देते हो, ये गलती, स्लिम मिस्टेक सबसे हो सकती है, ठीक है? आपको जो रेट लॉ दिया है उसके अकॉर्डिंग ये दिया है, इसका मतलब ऑर्डर फ्रैक्शन आ रही है। ऑर्डर फ्रैक्शन कब आएगी? एलिमेंट्री के लिए तो आएगी नहीं। क्यों? उसके जो कोएफिशिएंट है वही ऑर्डर होता है और वही मॉलिक्युलरिटी होती है। समझ रहे हो बात को? क्लियर है एकदम? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई लोग इसमें गलती करते, इसलिए मैंने कहा डिस्कस कर देता हूं क्लास में इसको, है ना? क्लियर है भाई? फ्रैक्शनल ऑर्डर आ रहा है, रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगी। एलिमेंट्री के लिए फ्रैक्शनल थोड़ी आएगा, क्योंकि एलिमेंट्री के जो कोफिशिएंट हैं वही क्या होते हैं? मॉलिक्युलरिटी, और वही ऑर्डर होता है, ठीक है? ठीक है, समझ गए? चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्लियर है लगभग सभी लोगों को। तो ये कहानी थी। अब हम जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहते हैं, ये बात बहुत दिनों से हमारे दिल में थी, हम कहना चाह रहे थे
कह नहीं पा रहे थे, आज बोल देते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग यहां पर आए और आपने केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट किया। अब ध्यान से देखना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब जो कहानी आगे की अपनी है, मतलब अगले लेक्चर से यहां तक की कहानी पूरी की पूरी जेई मेन प्लस एडवांस वाले सारे टॉपिक हो चुके हैं। मेन प्लस एडवांस के सारे टॉपिक हो चुके हैं, बोर्ड के सारे टॉपिक हो चुके हैं, ठीक है। अब कुछ एक छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे सरफेस रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती है, ये वाली रिएक्शन ये ऑर्डर होती है, तो इस टाइप के कुछ लिखवा दूंगा पॉइंट, है ना। और नेक्स्ट टर्न पर अपन जो सिर्फ जेई एडवांस में है, ध्यान से सुनना, जो सिर्फ जेई एडवांस में है, सीक्वेंशियल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे स्टडी करते हैं, समझ रहे बात को। तो ये नेक्स्ट टर्न पे करेंगे अपन। टाइम मिलेगा तो कुछ क्वेश्चन भी लेंगे, पीवाईक्यूज, जेई एडवांस के भी क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, समझ रहे बात को। और आपका एनसीईआरटी बोर्ड वाला लेक्चर वेडनेसडे को आएगा। मंडे को अगर अपना कंप्लीट हो गया जेई एडवांस के लिए, तो ट्यूसडे से हम लोग कवर करा देंगे क्या, न्यूक्लियर केमिस्ट्री चालू कर देंगे फिर ट्यूसडे से। पूरा प्लान समझ गए क्या करना है। तो अभी से लेकर वेडनेसडे तक का मैंने आपको सारा बता दिया कि आपको क्या करना है। अभी लेक्चर खत्म होने के बाद, खाना पीना करने के बाद आराम से जब भी आपका केमिस्ट्री पढ़ने का टाइम हो तो इस लेक्चर को दोबारा से देखेंगे, ठीक है। और पुराना पूरा रिवाइज करेंगे। मंडे को मुंह उठा के नहीं आएंगे, पूरा रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि जेई एडवांस का लेक्चर है मंडे को, ठीक। पीवाईक्यूज अपन उठा के लाएंगे, मतलब वो तो मैं ही लाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अगर मंडे अपना जेई एडवांस का कवर हो गया, उसके बाद ट्यूसडे चलेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री चालू करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अलग से कोई चैप्टर नहीं बना रखा अपन ने, काइनेटिक्स में लिख रखा, वैसे अलग से चैप्टर है ये। न्यूक्लियर को काइनेटिक्स में डाल रखा था, वैसे अलग से चैप्टर मान के चलो आप, छोटा सा ही एक है। वेडनेसडे को आपका जेई का वेडनेसडे को आपको बोर्ड का लेक्चर आएगा। क्लियर है एकदम सारी चीजें, समझ गए। रिवीजन करते रहो बहुत अच्छे से। न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेटा काइनेटिक्स से रिलेटेड है, न्यूक्लियर काइनेटिक्स से रिलेटेड है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वगैरह ये सब रिलेटेड है, तो इसलिए न्यूक्लियर भी फ्लो में करवा देता हूं मैं आपको। उसके बाद सॉलिड स्टेट या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों में से देख लेंगे, आप लोगों से पूछ लें क्या पढ़ना चाहते हो, वो कर देंगे चालू, ठीक। शायरी सुनोगे, जोक सुना देता हूं एक, आजकल बहुत अच्छे अच्छे जोक भेज रहे हैं बच्चे हमारे चाहने वाले। ओ भाई टाइम हो गया, अब टाइम नहीं हुआ तुम लोगों का है, अब नहीं लिखोगे कि सर छुट्टी चलो फटाफट से एक जोक सुना देते हैं, आजकल बड़े जोक आने लगे हैं। कौन सा सुनोगे, कौन सा सुनोगे जोक, मतलब शायरी वाला जोक है, दोनों ही है, सुना दे फिर। चलो ध्यान से सुनना जरा, ये हमारे चाहने वाले ने भेजा था हमें। हम उसके इश्क में इस कदर चोट खाए हुए हैं, ये देखो इनको मजा आ गया सार्थक कह रहा हाँ हम उसके इश्क में इस कदर चोट खाए हुए हैं, कल उसके बाप ने मारा था, आज भाई आए हुए हैं। क्या बात है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट